हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। क्लास 12th बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर का टॉपिक कर रहे हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर का डेवलप होना, और पॉलन ग्रेन हमारे माइक्रोस्पोर को ही कहा जाता है। तो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को बायोलॉजी में इंडिविजुअल नाम दिया गया है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। Beside the above change in the wall layers, the sporangianous layer comprising of primary spores cell also undergo several division to form microspore mother cell और pollen mother cell, है ना। हमारे जो पूरी तरीके से इसका हम डेवलपमेंट जब देखेंगे तो डेवलपमेंट में क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजेनेसियस सेल्स बनेगी और उसका बहुत सारा डिवीज़न होगा। इन जितनी भी स्पोरोजेनियस सेल्स बनी है वो डिवीज़न करती जाएगी और डिवाइड होने के बाद वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे माइक्रोस्पोर बने वो डिवाइड हुए, डिवाइड होकर उन्होंने जिस सेल को डेवलप किया उसको हमने नाम दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। Each microspore mother cell is diploid in nature and by single meiotic division give rise to 4 haploid nuclei। जितने भी हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है वो सारी नेचर में डिप्लॉइड होगी, और डिप्लॉइड होकर जब वो एक डिवीज़न करेगी तो मियोटिक डिवीज़न करेगी, जिसके अंदर जितने भी हमारे नए न्यूक्लियाई बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। मतलब हमारी जो मदर सेल थी वो डिप्लॉइड थी, 2n थे उसके अंदर, और जब वो डिवाइड होगी तो 4 नई सेल बनाएगी, 4th सेल बन रही है, लेकिन वो सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड। मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में नहीं होंगे, सिंगल होंगे। तो आपको क्लियर होगा ना, मदर सेल जो है वो कैसी थी, नेचर में डिप्लॉइड थी, पर जैसे ही वो डिवीज़न होगा तो मियोटिक डिवीज़न होगा। मियोटिक डिवीज़न का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेल तो 4 होगी, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, हाफ होंगे, तो इसलिए वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पर बनेंगे। द 4 न्यूक्लियाई सो फॉर्म आर अरेंज टेट्राहेड्रली। जितने भी हमारे न्यूक्लियाई बने हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली, मतलब चार बार में डिवाइड होंगे, 4 भागों में डिवाइड होंगे, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना। हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि इसके 4 लोब्स बनते हैं और इन लोब के अंदर हमारे अलग अलग पोलन चैम्बर बन रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है टेट्राहेड्रली। And cleavage of the cytoplasm occurs separating the nuclei into 4 distinct segments, the microspore cells, which finally become distinct as the microspore pollen grain, which are haploid। है ना, क्या कहा गया है, मदर सेल से हमारे जितने भी माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, वो सारे हैप्लॉइड होंगे। मतलब हमारी जो मदर सेल थी वो डिप्लॉइड थी, और जितने भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो सभी हैप्लॉइड होंगे। ये हमारा जो पोलन ग्रेन है ना, एक पूरा डेवलप पोलन ग्रेन का यहाँ डायग्राम बताया गया है, जिसमें कुछ लेयर्स होती है। जैसे सबसे आउटर लेयर, पोलन ग्रेन की सबसे आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एक्साइन। एक्साइन के जस्ट बाद जो लेयर होगी वो इंटाइन होगी, उसके बाद न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और आसपास इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगा उसको यहाँ पर यहाँ पर आपको कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको जर्मोपोर कहा गया है। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, डायग्राम के थ्रू भी यहाँ बताया गया है। हमारा ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 2n है, डिप्लॉइड है ये पोलन मदर सेल। जब यहाँ पर डिवीज़न हुआ तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट में मतलब यहाँ पर मियोसिस 2 बार होगा, इसीलिए पहली बार जो हुआ उसको फर्स्ट नाम दिया, सेकंड टाइम जो हुआ उसको सेकंड नाम दिया। तो यहाँ पर जैसे ही डिवीज़न हुआ यहाँ मियोसिस दिया है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। मतलब यहाँ 2n थे, यहाँ कितने रह गए, ओनली n रह गए। अब यहाँ पर जब फिर से इनका डिवीज़न हुआ तो यहाँ पर भी मियोसिस सेकेंड ही होगा, मतलब हाफ क्रोमोसोम आएंगे, बट यहाँ पर ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 4 सेल को हम एक साथ टेट्रोड कहेंगे। अब यहाँ पर ये डेवलपमेंट होते होते इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के और इस स्ट्रक्चर में मैच्योर डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक अगर सिंगल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा। माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, द 4 माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, द 4 माइक्रोस्पोर डेवलपिंग फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल में बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग वे, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आइसोबिलेटरल के कौन सा होगा, द 4 माइक्रोस्पोर लाई साइड बाय साइड, फर्स्ट वाला। यहाँ आपको डायग्राम भी दिए गए, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर, टेट्रोड,
हमारा जो बायो रहता है, बायो में हमारा सबसे अगर हम बेनिफिट देखें तो बेनिफिशियल वर्क क्या होता है इसके अंदर कि जितने भी हमें थ्योरिकल वर्ड दिए जाते हैं उसको डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है, तो एक इजी वे में हमको सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ आइसोबाइलेटरल 4 माइक्रोस्पोर लाई साइड बाय साइड, है ना, हर एक दूसरे के साइड में रखा हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, आइसोबाइलेटरल। उसके बाद फिर टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर आर अरेंज टेट्राहेड्रली, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। तो अगर इस तरीके से चारों हमको दिखाई दे रहे हैं तो ये टेट्राहेड्रल ही कहलाएगा। थर्ड, डेक्यूसेट इन दिस टाइप द अपर एंड लोअर पेयर ऑफ माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ हमको सी वाले दिख रहे हैं, ट्रायंगल दिख रहे हैं और नीचे एक हमारा कर्व लाइक दिख रहा है। तो इस टाइप के एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर में अगर अरेंज रहेंगे तो उसको कहा जाएगा डेक्यूसेट। टी शेप्ड इन दिस टाइप द अपर 2 माइक्रोस्पोर आर हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन वाइल लोअर 2 आर वर्टिकल अरेंज्ड। ठीक है, क्या कहा गया है, जो ऊपर वाले 2 माइक्रोस्पोर होंगे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे और नीचे वाले जो होंगे वो वर्टिकल फॉर्म में होंगे। ये देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब टी शेप्ड क्यों कहा गया है, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं ना, इस पोर्शन को ऊपर और इसको नीचे, तो ये स्ट्रक्चर आपका टी जैसा दिखेगा, ये और ये। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा उल्टा टी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम ये वाला पोजीशन नीचे ले जाते हैं उसको ऊपर, तो ये टी हमें पूरी तरीके से शो होगा, तो इसीलिए इसको टी शेप्ड कहा गया है। लीनियर, द 4 माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, सीधे सीधे लाइन वाइज अगर पोलन ग्रेन अरेंज हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है लीनियर। आई होप आपको अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर क्लियर होगा। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर, ईच पोलन ग्रेन इज एन यूनिसेल्युलर। ठीक है, हमारे जितने पोलन ग्रेन होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक टाइप की सेल से बने होते हैं। यूनी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस उनमें एक पाया जाता है। ठीक है, हमको सेल एक ही दिख रही है तो यूनिसेल्युलर है, न्यूक्लियस भी एक ही दिख रहा है तो यूनी वर्ड आ रहा है, मतलब हम एक की बात कर रहे हैं। तो एक सेल से बना होता है और एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। बॉडी हैविंग 2 लेटरल वॉल्स, बॉडी के आसपास 2 वॉल पाई जाती है, जिसको हम एक को नाम दे रहे हैं, बाहर वाले को एक्साइन और इंटरनल को एंटाइन। यही यहाँ बताया गया है। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कंप्राइज ऑफ 2 मेन लेयर, द आउटर एक्साइन एंड द इनर इंटाइन। आपसे पूछा जाता है पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर कितने लेयर से बना होता है, तो आपको याद रखना है 2 एक्साइन एंड इंटाइन। और एक्साइन कौन सी लेयर है, आउटर, एंड इंटाइन कौन सी लेयर है, इनर। नाम से ही क्लियर है, ई एक्सटर्नल और आई इंटरनल। The exine is chiefly made up of sporopollenin which is resistant to chemical and biological decomposition। ठीक है, अगर हम एक्साइन की बात करेंगे तो स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल की तरह वर्क करता है और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ये होता है। इन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज द एक्साइन इज कवर बाय अ येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। यहाँ पर जो स्पोरोपोलेनिन है, इसी केमिकल के कारण हमारा जब क्रॉस पोलिनेशन होगा इनकी स्पीसीज़ में, तो जो एक्साइन है उसके आसपास क्या बन जाएगा, एक टाइप का केमिकल सीक्रेट होगा जिसको येलोइश विस्कस, मतलब चिपचिपा एक येलो कलर का उससे मटेरियल निकलेगा, स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। थोड़ा सा स्टिकी भी होगा, मीन्स वो कैसा होगा, अगर स्टिक में और पोलन ग्रेन्स में टच होंगे तो उस पर फिक्स हो जाएंगे, तो स्टिकी होगा वो, उसको कहा जाता है पोलन किट मटेरियल। एट 1 और मोर प्लेसेस द एक्साइन इज वेरी थिन, कहीं पर हमारे एक्साइन जो होगी वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। दिस रीजन आर नोन एज जर्मपोर, तो उसको रीजन को कहा जाएगा जर्मपोर। ठीक है, देखिए ये हमारी जो पूरी एक्साइन है, ठीक है, इस एक्साइन का यहाँ का हिस्सा देखिए कर्व हो गया है और इसको कहा गया है जर्मपोर, मतलब एक होल लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ बना लेगी, तो उसको कहा जाता है जर्मपोर। जर्म हम लेयर को कह रहे हैं और पोर मतलब छेद, तो छेद टाइप एक स्ट्रक्चर कर्व बना लेगी, उसको जर्मपोर यहाँ कहा है। तो विच द पोलन ट्रूप ग्रो आउट ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन, द इंटाइन कंसिस्ट ऑफ पेक्टोसेल्युलोजिक सबस्टेंस। हमारी जो पोलन जर्मिनेशन होगा वो इस पोर के कारण ही होगा, मीन्स हमारे पोलन ग्रेन इस
जो स्ट्रक्चर है इससे हमारे पोलन ग्रेन बाहर निकल कर स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, द इंटाइन कंसिस्ट ऑफ पेक्टोसेल्यूलोजिक सबस्टेंस। हमारी जो इंटाइन वाली लेयर है उसके अंदर जो सबस्टेंस पाया जाता है वो क्या होगा, पेक्टोसेल्यूलोजिक। तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। एक्साइन के अंदर क्या है, स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन के अंदर क्या है, पेक्टोसेल्यूलोजिक मटेरियल। डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का पोलन जो हमारा पोलन सेक है उससे बाहर निकलना, तो उसको कहा जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का निकलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब एंथर निकलेंगे तभी पॉलिनेशन होगा, है ना। हमारे जो एंथर है, पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के कारण हमारा नया प्लांट बन पाता है ना। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन को छोड़कर कौन सी प्रोसेस होगी जो हमारे प्लांट को डेवलप करती है, तो पॉलिनेशन होती है। और पॉलिनेशन किस टाइप से होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तभी पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कहा जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर का हमारे पोलन चैम्बर से बाहर निकलना। एट मैच्योरिटी मिडल लेयर एंड टेपिटम आर डीजनरेटेड सो दैट ओनली एंथर वॉल कंटेन ओनली एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। जैसे जैसे मैच्योरिटी होती जाती है, हमारे पोलन ग्रेन मैच्योरिटी की तरफ पहुँचते हैं, मिडिल लेयर और टेपिटम डीजनरेट हो जाती है, गायब होने लगती है। एंड एंथर वॉल कंटेन ओनली एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, और केवल क्या बचते हैं एंथर में, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम लेयर ही बचती है। डेहिसेंस ऑफ एंथर नॉर्मली टेक प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स बन जाती है, इस तरीके से एक गैप बन जाता है और इन गैप के थ्रू हमारे पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। इन सम प्लांट डेहिसेंस टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल स्लिट्स और फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। यहाँ पर कभी कभी हमारे टर्मिनल पोर्शन मतलब नीचे वाले हिस्से पर भी पोर्स बनते हैं और उन पोर्स के थ्रू हमारे जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलने लगते हैं और फिर इस तरीके से पोलन ग्रेन हमारे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक या दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुँचते हैं और फिर उनका पॉलिनेशन होता है। तो इसको कहा जाता है डेहिसेंस ऑफ एंथर।